बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा है रेड ब्लड सेल्स अनीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया का। उसमें हमने सबसे पहले इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी उसके साइजेस की, शेप की और क्वांटिटी की के आरबीसीज के और उसके फंक्शंस की बात की थी। अब जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि आरबीसी कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, किस जगह पे होते हैं, कब कब होते हैं और उनके क्या सारा का सारा जो है वो जेनेसिस है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि जो जेनेसिस होती है यानी प्रोडक्शन होती है आरबीसीज की, वो डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट वक्त में ना डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हो रही होती है। जैसे कि अगर अर्ली वीक्स ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ देखा जाए, जो एम्ब्रियो जब बना होता है उस टाइम पे जो आरबीसी की बन रही होती है वो उसको कहते हैं प्रीमिटिव न्यूक्लिएटेड आरबीसी आर प्रोड्यूस इन द yolk sac, यानी कि जो yolk sac बना होता है जब एम्ब्रियो का, उसके अंदर से आरबीसी की प्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रीमिटिव न्यूक्लिएटेड। हमने ये सुना होगा मतलब एफएससी के लेवल पे भी कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो जब स्टार्ट वाला जो आरबीसी बनता है वो न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, तो प्रीमिटिव न्यूक्लिएटेड जो आरबीसी बनता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में वो yolk sac में बन रहा होता है। फिर मिडिल ट्राइमेस्टर ऑफ गेस्टेशन, यानी कि जब मिडिल ट्राइमेस्टर हो जाता है तो वहां से मिडिल ट्राइमेस्टर ऑफ गेस्टेशन मींस के प्रेगनेंसी का जब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ चल रहा हो, ये मिडिल ट्राइमेस्टर है। ठीक है, तो वहां पर जो है वो प्रोडक्शन होने शुरू होती है लीवर से। लीवर इज द मेन ऑर्गन ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, बट रीजनेबल नंबर आर आल्सो प्रोड्यूस इन द स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो नंबर बन रहे होते हैं वो लीवर से और इसके अलावा स्प्लीन और लिम्फ नोड से भी आ रहा होता है। ठीक हो गया। फिर लास्ट मंथ ऑफ और सो ऑफ गेस्टेशन एंड आफ्टर बर्थ, यानी कि आखिरी मंथ में, यानी कि 7 8 9 मंथ प्रेगनेंसी का, और उसके अलावा जो आफ्टर बर्थ जो आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं वो बोन मैरो से होते हैं और आगे थ्रू आउट द लाइफ भी है वो बोन मैरो से ही बन रहे होते हैं। ठीक हो गया। ये तीन एरियाज आपने याद, एम्ब्रियोनिक लाइफ में yolk sac से, मिडिल ट्राइमेस्टर ऑफ गेस्टेशन होगा लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड से, और लास्ट का टाइम गेस्टेशन का ट्राइमेस्टर्स का और आफ्टर बर्थ भी वो बोन मैरो से बन रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब आफ्टर बर्थ जो है वो बोन मैरो से बन रहे होते हैं, अब बोन मैरो भी डिफरेंट बोन्स का डिफरेंट बोन्स का है। लाइक लॉन्ग बोन्स हैं जैसे कि हमारे ह्यूमरस है, रेडियस है, फीमर है, इन लॉन्ग बोन्स से। तो लॉन्ग बोन्स का जो है ना, जिनकी फीमर और टिबिया, इनकी शाफ्ट में भर ये जो बोन मैरो है यहाँ से बना होता है। ये 20 ईयर ऑफ एज तक जो है यहाँ तक बनता है। 20 ईयर ऑफ एज तक जाके ना जो इन बोन्स के जो वो है ना बोन मैरो, वहाँ पर फैटी टिश्यू की डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स एंड सो ऑन, जो मेम्ब्रेनस बोन्स हैं जैसे कि वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, इनके जो बोन मैरो से जो है वो आरबीसी की प्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक है, केयर आरबीसीज until is person of 5 years the marrow of the long bones except for the proximal portion of the humeri and tibia become fatty and producing no more आरबीसी, यानी कि वो फैटी होना शुरू हो जाता है, वहां पे आरबीसी नहीं बनते एट अबाउट 20 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बोन मैरो जो बन रहा, बोन मैरो कौन से बोन मैरो से आरबीसी बन रहे थे, मेम्ब्रेनस बोन्स, मेम्ब्रेनस बोन में वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स एंड आइलिया, आइलिया जो है वही बोन का पार्ट। ठीक है, ये इस तरह से बन रहा होता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात आ गई आपको, एक मतलब फिंगर टिप्स पे आ जानी चाहिए चीजें। एक तो आपको जगह पता लग जाए, एम्ब्रियोनिक लाइफ में yolk sac, ओके, मिडिल ट्राइमेस्टर में जो है वो लीवर और स्प्लीन लिम्फ नोड से, लास्ट ट्राइमेस्टर आफ्टर बर्थ सो ऑन बोन मैरो से। उसके बाद बोन मैरो जी कौन कौन सी बोन्स के बोन मैरो से बन रहा होता है, 20 ईयर ऑफ एज तक जो है वो बन रहा होता है ह्यूमरस और टिबिया से। उसके बाद क्योंकि वो फैटी हो जाते हैं उनके बोन मैरो, और 20 ईयर ऑफ एज के बाद से लेके आगे थ्रू आउट द लाइफ जो है वो मेम्ब्रेनस बोन से बन रहा होता है, जो वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स और आइलिया है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं अब जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स की जेनेसिस कैसे होती है, कौन सा उसका बेसिक सेल होता है जो आगे डिफरेंशिएट हो होकर जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में जाकर एक अडल्ट, एक मेच्योर्ड जो है वो आरबीसी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अच्छा, उसमें बाद हमने सबसे पहले आप ये डायग्राम देखें, ये आप डायग्राम जो है अच्छी तरह से मतलब याद कर लेंगे, ये आपको पूरे ब्लड में काम आएगी। अभी हम इसके यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके इधर से जाके इस एरिया तक यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा इसी डायग्राम को यूज करते हुए, अच्छा ये करके ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट यहाँ से बन रहे हैं, प्लेटलेट्स यहाँ से बन रहे हैं, लिम्फोसाइट्स यहाँ से बन रहे हैं। डायग्राम ये आगे पूरे ब्लड की जेनेसिस के, पूरे ब्लड के जितने भी सेल्स है उनकी जेनेसिस के लिए यही जो डायग्राम है वो यूज होगी। अच्छा, अब सबसे पहले जो सेल है वो है मल्टी पोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। नाम से जाहिर है, आपने फिजियोलॉजी में जब भी देखा करना है आपने नामों पे ध्यान दिया करना है। ठीक है, मल्टी पोटेंट, मल्टी मीन डिफरेंट, मैनी,
पोटेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है वो सेल्स बनाने वाला, ठीक है। हिमेटोपोटेंट पोटेंसी है इसके अंदर, मल्टी पोटेंसी, मल्टी पोटेंट का मतलब ये मल्टी पोटेंसी है, यानी कि इससे डिफरेंट किस्म के सेल बन सकते हैं। तो ये इसके अंदर पोटेंसी मल्टीपल है। हिमेटोपोइटिक, हीम का मतलब क्या, हीमा का ब्लड, पोइटिक पोइसिस, पोइसिस मीन जेनेसिस प्रोडक्शन। स्टेम सेल एक स्टेम है, मेन बेसिक सेल है, ठीक है। तो एक सेल है, स्टेम सेल है, जो कि आगे अपने अंदर ये पोटेंसी रखता है कि मल्टीपल सेल्स की जो है वो ही ब्लड सेल्स की जेनेसिस कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं अभी बता रहा कि ये किधर जाएगा, लेकिन इसके अंदर कैपेसिटी है, पोटेंसी है कि डिफरेंट सेल्स की प्रोडक्शन कर सकता है। तो मल्टीपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, ये कन्वर्ट होता है आगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन, यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन में जाता है। उसके बाद ये आगे कन्वर्ट होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट में, और वो फिर ब्लास्ट जो है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट में, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर दो तरह की टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर ये दो तरह की टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है। एक आपने याद रखनी है ग्रोथ इंड्यूसर्स, नंबर वन। एक आपने याद डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स, एक दो टर्मिनोलॉजी आ गई। और उससे पहले अगर आप चले जाए कमिटेड स्टेम सेल्स, ठीक है, ओके। अब जो ये वाली लाइन है ना, दिस वन, ये वाली सारी लाइन, ये जो है ना कमिटेड है, यानी कि इससे पहले जो भी स्टेजेस आ रही हैं ये कमिटेड नहीं है कि इसने इसने आरबीसी बनना है, इसने प्लेटलेट बनना है, इसने डब्ल्यूबीसी बनना है, वी डोंट नो, ठीक है। इस स्टेज पे हमें नहीं पता, ना इस पे पता, ना इस पे पता, ना इस पे पता, ठीक है। लेकिन जब ये चीज बन जाती है ना कि सी एफ यू क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट्स, जब ये क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट के साथ एरिथ्रोसाइट, जीएम, ग्रैनुलोसाइट एंड मोनोसाइट, मेगा कैरियोसाइट, जब ये बन जाता है ना, ये कमिटेड हो जाता है, यानी कि ये कमिटेड है। अब जब ये सेल बना हमें नजर आ गया तो हमें पता लगा ये कमिटेड है, इसने एरिथ्रोसाइट ही बनना है। इसी तरह ये सी एफ यू जी एम वाला जो है ये कमिटेड है, इसने ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स में ही बनना है। और ये कमिटेड है मेगा कैरियोसाइट्स, इसने मेगा कैरियोसाइट्स ही बनाने हैं और फिर प्लेटलेट्स बनाने हैं, ठीक है। तो दीज आर द कमिटेड सेल्स, ओके। ओके, उसके बाद आता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेम्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल प्रोटीन कॉल्ड ग्रोथ इंड्यूसर। उसके बाद इनकी ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ के लिए एक इंड्यूसर्स आते हैं, प्रोटीन होते हैं, उनको ग्रोथ इंड्यूसर्स कहते हैं, ओके। और डिफरेंशिएशन जो इंड्यूसर थे वो डिफरेंशिएट करने के लिए एक सेट ऑफ सेल्स को दूसरे सेट ऑफ सेल्स के डिफरेंशिएट करवाते हैं। द ग्रोथ इंड्यूसर promote growth but not differentiation of the cells, which is the function of another set of protein called a differentiation inducer। यानी कि सेल्स ज्यादा सारे पड़ेंगे, उसको अब डिफरेंशिएट करवाना है कि ये है, ये है, उसको डिफरेंशिएट करवाने के लिए जो प्रोटीन है वो डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स है। और जो ग्रोथ करवा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं साइज में, ठीक है, उसको हम कहेंगे ग्रोथ इंड्यूसर्स, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब ये हमारे पास बन गया एक बेसिक, हमने याद कर लिया क्योंकि हम आरबीसी पढ़ रहे हैं, इससे मल्टीपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है। उसके बाद वो बन गया क्लोनिफॉर्मिक यूनिट स्प्लीन और क्लोनिफॉर्मिक यूनिट ब्लास्ट। उसके बाद क्लोनिफॉर्मिक यूनिट एरिथ्रोसाइट्स। ये एरिथ्रोसाइट जो है ना, अब ये बनाएगा एरिथ्रोसाइट्स ही, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, ओके। अब ये हमारे पास ये बन जाता है, ये एक क्लोनिफॉर्मिक यूनिट एरिथ्रोसाइट, दिस वन, ये अब आगे मूव करता है और इसने फिर आगे जेनेसिस आरबीसी करनी है, कहाँ पर, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। यानी कि अब ये इसने क्लोनिफॉर्म यूनिट एरिथ्रोसाइट बन गया, इसने अब आगे एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट होना है, ठीक है। वो कैसे कन्वर्ट होना है, उसने प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनाने, उसके बाद बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स एंड एरिथ्रोसाइट्स। ये हमने इसी तरह से याद रख लेना, ठीक है। ये एक क्वेश्चन भी है यूक्यू के, यू है वो स्टेजेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, इसके अंदर दो एमसीक्यूज हैं। एक आपने इस टाइप का याद रखना है, पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट्स। पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट इस स्टेज में आता है तो इसके अंदर जो है ना एचबी की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की। और रेटिकुलोसाइट जो स्टेज है, ये रेटिकुलोसाइट स्टेज से जो सेल होता है ये बाहर निकल आता है बोन मैरो से इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि अब ब्लड वेसल के अंदर ये बोन मैरो से निकल के स्क्वीज होकर डायापिडिसिस के प्रोसेस से बाहर निकल आके ल्यूमन में आ जाता है, ब्लड फ्लो के अंदर आ जाता है। फिर 1 to 2 डेज के बाद ये मैच्योर होके एरिथ्रोसाइट बन जाते हैं,
ठीक है। इसके अंदर भी क्रोमाटिन मटेरियल मौजूद होता है जो कि 1 to 2 डेज के बाद जो है वो डेड हो जाता है और वो फिर कंप्लीट जो है वो एरिथ्रोसाइट्स ए न्यूक्लिएटेड विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है, वो बन जाता है। ठीक हो गया। ओके। अच्छा, अब ये स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, अब ये डिफरेंशिएशन हो रही है ना इसके इससे इससे इससे। अब ये स्टेजेस देखते हैं कि the first cell that can be identified as belonging to the RBC series is pro-erythroblast. फर्स्ट स्टेज हमने देखी है, दिस वन, ये वाला pro-erythroblast. Okay. Shown at the starting point in figure, this under appropriate stimulation, large number of these cells are formed from cuneiform unit erythrocyte stem cell. Once the pro-erythroblast has been formed, it divided into multiple times, forming many stages. पास करेगा और उसे बनाएगा, उसे बेसोफेरिथ्रोब्लास्ट है, पॉलीक्रोमेटोफेरिथ्रोब्लास्ट है। ये हमने कहा याद रखना है कि हीमोग्लोबिन फर्स्ट अपीयर्स इन द एरिथ्रोब्लास्ट, ये आपका एमसीक्यू है। ठीक हो गया। ओके। उसके बाद अगली स्टेज की बात करेंगे रेटिकुलोसाइट्स, बिकॉज इट स्टिल कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेसोफिलिक मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ remnants of Golgi bodies, mitochondria and other cytoplasmic organelles. During this reticulocyte stage, the cell pass from the bone marrow into the blood capillary by diapedesis. Diapedesis का मतलब ये होता है कि एक तंग सी वेसल है, उसके अंदर से आप स्क्वीज करके यानी कि नुचड़ के स्क्वीज होकर निकल के पास करना, उसको डायबिटीज कहते हैं। तो जो मेम्ब्रेन कैपिलरी मेम्ब्रेन में के पोर्स में से डायबिटीज के थ्रू ये जो है वो रेटिकुलोसाइट्स ब्लड फ्लो के अंदर आता है। ठीक है। ओके। ये भी आपका एक एमसीक्यू है कि कौन सी स्टेज है जिससे जो है जो बोन मैरो को लीव करता है, कौन सा सेल स्टेज है, ठीक है, वो है रेटिकुलोसाइट्स। ओके। और कौन सी स्टेज है जहाँ पे एचबी की फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है, वो वहाँ पे फर्स्ट अपीयर होता है पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में। ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग बेसोफिलिक मटेरियल इन द रेटिकुलोसाइट डिसअपीयर होता है 1 to 2 डेज में और वो फिर मेच्योर एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब एरिथ्रोपोइटिन रेगुलेट्स रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। अब हमने सबसे पहले देखा बेसिक के एक स्टेम सेल था, उससे फॉर्म इस कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बना, उसने भी आगे कन्वर्ट होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट में। ये एरिथ्रोसाइट आगे मल्टीपल स्टेजेस में डिफरेंशिएट होता है, जिसमें से ये अब आगे सेल बन रहा है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स मैच्योर्ड। इसके अंदर हमने दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे। ठीक है। एक हमने देखा पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट का, एक हमने देखा रेटिकुलोसाइट्स का एमसीक्यू। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी प्रोडक्शन जो है वो रेगुलेट कैसे होती है। जब कोई आपसे पूछे कि एरिथ्रोपोइटिन रेगुलेट्स रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि अगर रेगुलेट का मतलब ये होता है कि रेड ब्लड सेल अगर बहुत ज़्यादा बन गए हैं तो उसको कम कैसे करना है, पीछे से प्रोडक्शन कम करके। अगर ये रेड ब्लड सेल कम बन गए हैं तो पीछे एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन ज़्यादा करके हमने उसकी कंपनसेट करना है, रेगुलेट करना है। ठीक है। अच्छा, अब क्या एरिथ्रोपोइटिन एक प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक हो गया। जो कि मेजोरिटी जो है ज़्यादा तादाद में जो है वो बनती है किडनीज के अंदर। ठीक है। ओके। अच्छा, अब सबसे पहले आप ये डायग्राम देख लें, ये भी आपका पूरा का पूरा एरिथ्रोपोइटिन जो है वो एक यू क्यू है इम्पोर्टेंट। वो क्या है कि एरिथ्रोपोइटिन का ऐसे किया जाता है कि जब इसका एक सिनेरियो आता है, ये मैं अभी बता देता हूँ आपको। सिनेरियो ये आता है कि कोई एक माउंटेनियर है, वो जा रहा है हाई एल्टीट्यूड पे, वहाँ जाकर जो है वो उसके आरबीसी के नंबर ज़्यादा हो गए हैं, या उसको एकदम से वो हाइपोक्सी कंडीशन में गया है। अब उसको कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या चलता है फिजियोलॉजिकली, ठीक है, तो उसके बारे में ये आता है। अब क्या होगा कि ये फैक्टर्स हैं, जबकि ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, अनीमिया, हीमोग्लोबिन, पुअर ब्लड फ्लो, पल्मोनरी डिजीज या हाई अल्टीट्यूड, तो ये क्या होगा, हाई अल्टीट्यूड में आगे टिश्यू की ऑक्सीजनेशन कम होती है, तो उससे क्या होगा कि जब टिश्यू ऑक्सीजनेशन जब कम होती है ना, तो वो क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। एरिथ्रोपोइटिन किडनी के अंदर ज़्यादा बनाते हैं ताकि एरिथ्रोपोइटिन फिर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स इस प्रोडक्शन को ज़्यादा करवाता है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की स्टेज से करते 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 रेड ब्लड सेल मेच्योर होते हैं, जो मेच्योर होते हैं टिश्यू ऑक्सीजनेशन सेट हो जाती है। ठीक है। ओके। अब टिश्यू ऑक्सीजनेशन एसेंशियल रेगुलेटर ऑफ रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, ये कि at very high altitude where the quantity of oxygen in the air is greatly decreased, insufficient oxygen is transported to the tissues, the RBC production is greatly increased. In it is not the concentration of RBC in the blood
that controls RBC production but the amount of oxygen transported to the tissue in relation to the tissue demand for oxygen। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे जाकर जो है वो ऑक्सीजन की डिमांड कम होती है, उस ऑक्सीजन कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए तो अब आरबीसी की प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, वो प्रोडक्शन ज़्यादा करता है एरिथ्रोपोइटिन। अब एरिथ्रोपोइटिन की बात करें कि कहाँ पे बनता है, मेनली इन किडनीज। किडनीज के कहाँ पे याद रखना आपने, इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ पे होते हैं, ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स सराउंडिंग द ट्यूब्यूल इन द कॉर्टेक्स एंड अदर आउटर मेडुला। मेडुला और कॉर्टेक्स के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं उधर से जो है वो एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन होती है। अब ये कैसे होती है, ये थोड़ा सा पैराग्राफ आपने थोड़ा सा समझना कि ये क्या है कि जब रीनल टिश्यू हाइपोक्सिया होता है यानी कि जब ब्लड सप्लाई रीनल टिश्यू को भी कम जा रही है तो वहां पर एक फैक्टर निकलता है, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1। ठीक है, ये फैक्टर जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करता है, उससे निकलता है एरिथ्रोपोइटिक जीन को स्टिमुलेट करता है। वो हाइपोक्सिया रिस्पांस एलिमेंट जो है वो फिर क्या करता है, ये जो है एरिथ्रोपोइटिन जीन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए करके एरिथ्रोपोइटिन के सिंथेसिस को ज्यादा करता है, यानी कि ये फैक्टर निकलता है हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर, जो कि एरिथ्रोपोइटिन जीन को स्टिमुलेट करता है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन होकर फिर एरिथ्रोपोइटिन की सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, और जो सिंथेसिस हो जाती है तो फिर उसी तरह से स्टेम सेल के ऊपर एक्ट करता है, वो फिर प्रोएरिथ्रोब्लास्ट और ये सारी स्टेजेस जो है वो चलना शुरू हो जाती है, बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, पोलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स एंड एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, चलिए ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, वही वाली बात दोबारा बार बार है कि एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ द पोरो एरिथ्रोब्लास्ट फ्रॉम द हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल। सारी वही बात लिखी हुई है, आपको ये डायग्राम का पता होना चाहिए और एरिथ्रोपोइटिन का पता होना चाहिए कि कहाँ पे बन रहे होते हैं, किडनी के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स है, मेडुला और कोर्टेक्स से, वहां से एरिथ्रोपोइटिन आता है और कौन सा इसका स्टिमुलेंट है, जो है वो डिफरेंट ये वाले स्टिमुलेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं ऑक्सीजन की वहाँ पे डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से जो है वो फिर आरबीसी ऑटोमेटिकली ज्यादा होते हैं। जब क्यों, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है हाई एल्टीट्यूड पे जाकर तो फैक्टर निकल आता है, तो ब्लड सप्लाई यानी जाहिर बात है किडनी के टिश्यू में भी कम जाएगी, तो वहां पे फैक्टर निकलेगा हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। वो भी एरिथ्रोपोइटिन जीन को से एरिथ्रोपोइटिन बनाएगा, वो एरिथ्रोपोइटिन को भी उसी तरह से ये सारे स्टेम सेल्स को प्रोटेक्ट करके और पूरी आरबीसी की प्रोडक्शन करेगा और रेड ब्लड सेल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। इसी वजह से हाई एल्टीट्यूड पे जाकर भी और रहने वाले भी उनका रंग बहुत रेड रेड कलर का और टमाटर की तरह का होता है। वो क्यों, क्योंकि आरबीसी का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं उसके अंदर। ठीक है, ओके। उसके बाद वही वाली बात बताई हुई है कि हाइपोक्सिया जो है वो फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइटिन बात करता है जो कि स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल्स की। वही वाली बात, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, जिसको हम ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने को कहते हैं हाइपोक्सिया, तो उसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू होती है। और एक ये बात कि एरिथ्रोपोइटिन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, 34,000 इसका वेट होता है, इसका मोलिकुलर वेट। ठीक है, और ये उसी तरह से ही वो बना रही होती है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर रही होती है। अच्छा, अब ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि एक B12, अब एक जैसे जैसे एग्जांपल लें कि एक घर के अंदर कोई शख्स है, ठीक है, बड़े बड़ा बंदा है घर के अंदर, वो घर ऑर्डर दे रहा है कि मुझे खाना दो खाना दो। ठीक है, अब खाने का ऑर्डर देने वाला जो है वो है हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, जो हमने बात की एरिथ्रोपोइटिन की। ठीक है, जो एरिथ्रोपोइटिन है वो खाने का ऑर्डर दे रहा है कि आरबीसी बनाओ। ठीक है, खाना बनाओ यानी कि, लेकिन जब तक किचन में इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे, ये लाइक जैसे बिरयानी बनानी है, कोरमा बनाना है, उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं है, राइस नहीं है, चिकन नहीं है, मसाला जात नहीं है, तो जब तक इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे तो जो खाना बिल्कुल खाना नहीं बन सकता, खाना नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये जो B12 और फोलिक एसिड जो है ना, ये दो विटामिन, ये हमें याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, ये भी आपका एमसीक्यूज है। तो ये B12 और फोलिक एसिड दोनों जो है इंग्रेडिएंट्स का काम करते हैं, तो ये मैचुरेशन करते हैं, ये स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज टू विटामिन B12 and folic acid. Both these vitamins are essential for synthesis of DNA because each in a different way is required for formation of thymidine triphosphate, one of the essential building block of the DNA. Therefore, lack of the B12 और folic acid causes abnormal और diminished DNA, consequently न्यूक्लियर मैचुरेशन नहीं होती, सेल डिवीजन नहीं होती और फिर अनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो वो जब अनीमिया का जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि B12 की डेफिनेशन यानी कि B12 यानी कि जिसको हम साइनोकोबालामीन कहते हैं, B12 की इसकी डेफिशिएंसी वजह से जो अनीमिया होता है वो क्या होता है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है, वो क्या होता है। ठीक है, अगर इन एडिशन द फेलिंग द प्रोलिफेरेट रैपिडली प्रोड्यूस मेनली लार्जर नंबर ऑफ आरबीसी कॉल्ड मैक्रोसाइट्स, यानी कि अगर B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो होता है वो होता है मैक्रोसिटिक अनीमिया होता है।
और जब इसकी कॉमन काज आरबीसी मैच्योरेशन फेलियर टू एब्जॉर्ब वाटर B12। अच्छा, अब B12 जो है वो हम कैसे, जब फूड में से लेते हैं तो लेने के बाद जब जो स्टमक के जो सेल्स है ना, पेराइटल सेल्स, वो पेराइटल सेल्स जो है वो निकालते हैं एक फैक्टर को, इंटेंसिटी फैक्टर। वो इंटेंसिटी फैक्टर B12 को अपने से अटैच करते हैं। ठीक है, वो अटैच करने के बाद वो आगे जाकर एब्जॉर्ब करवाते हैं, यानी कि क्या होगा, इंटेंसिटी फैक्टर बाइंड करता है B12 को GIT ट्रैक में से, और वे बाउंड स्टेट में आगे मूव करता है आइलियम में। वहां पर जाकर B12 जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जब स्टमक का कोई प्रॉब्लम हो, इंटेंसिटी फैक्टर ना हो, तो भी B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। एक है B12 वैसे ही इस खाने में इस फूड के थ्रू ना जाना। एक है जा तो रहा है लेकिन वो एब्जॉर्प्शन में मसला आ रहा है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन से भी B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से मैचुरेशन फेलियर एनीमिया का फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है कि अगर उसमें भी कोई स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज हो, जैसे स्प्राउ हो, ठीक है, उसकी वजह से भी फोलिक B12 की एब्जॉर्प्शन में कमी आ सकती है, जिसकी वजह से जो है वो अनीमिया हो सकता है। ठीक है, लिहाजा अभी याद रखने की बात क्या है कि B12 और फोलिक एसिड, ये दोनों जो हैं वो इंग्रेडिएंट्स का काम करते हैं, मैचुरेशन करते हैं, डीएनए सिंथेसिस करते हैं, डिफरेंट वे में काम करते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर अनीमिया हो जाता है, यानी कि B12 की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी पर पर्नीशियस अनीमिया वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, ये पर्नीशियस अनीमिया B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, अच्छा, अब उसकी जो डिटेल अनीमियाज की है वो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। अब हमने क्या याद रखना है, इसमें हमने एक बात की है जेनेसिस की, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ये डायग्राम आ गई। उसके बाद आपकी ये डायग्राम आ गई, ये स्टेजेस हैं, ये UQ है, इसमें 2 MCQs है। उसके बाद आपने एरिथ्रोपोइटिन की बात याद रखनी है, कहाँ से आ रहे हैं, किडनी से आते हैं, और वो आगे प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, ज़्यादा इंक्रीज कर रहे होते हैं आरबीसी प्रोडक्शन को, और हाई एल्टीट्यूड से रिलेटेड आपने याद रखना है। ये आपका एक SCQ भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इंग्रेडिएंट्स आ गए कि B12 और फोलिक एसिड जो है वो इसको रिक्वायर्ड होते हैं आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अभी आप इतना इधर तक अगर पढ़ें, रिवाइज करें, इसमें कोई डेफिशिएंसी हो, कोई मसला हो, कोई ना समझ आई हो, आप कमेंट में कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपका जो आंसर है वो फ़ौरन दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।